नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायगढ़ से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल आज सुबह करेंगे समीक्षा बैठक। सुबह 10:30 बजे से अधिकारियों के साथ वो बैठक करने वाले हैं। धर्मजयगढ़ में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम भूपेश बघेल। सरकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा वो करेंगे। विकास कार्यों का भी लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। दोपहर बाद सीएम वापस रायपुर आएंगे। तो सीएम भूपेश बघेल आज सुबह समीक्षा बैठक करेंगे। 10:30 बजे से अधिकारियों के साथ वो बैठक करने वाले हैं। धर्मजयगढ़ में अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। सरकारी योजनाओं का किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है, सरकारी योजनाओं की क्या स्थिति है, इसकी समीक्षा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। विकास कार्यों का भी लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा और दोपहर बाद सीएम वापस राजधानी रायपुर लौट आएंगे। धर्मजयगढ़ का दौरा सीएम भूपेश बघेल का, जहां पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक उनकी होनी है। सुबह करीब 10:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है इस बैठक के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी ममता लांजेवाल जुड़ गई हैं। ममता, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आज सीएम भूपेश बघेल का? बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धर्मजयगढ़ में अधिकारियों की बैठक लेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि जो सरकारी जो योजनाएं हैं सरकार की, उनका लाभ जो है वो लोगों को मिल पा रहा है नहीं, क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है और जो लक्ष्य रखा गया था वो पूरा हुआ नहीं। दूसरी बात ये है कि इसके बाद में विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और भूमि पूजन करेंगे। सुबह 10:30 बजे से ये बैठक शुरू होगी। अधिकारियों के साथ में अधिकारियों से बातचीत करेंगे। लगातार रायगढ़ जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और इसके साथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वो जा रहे हैं, लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं और आज भी जो है वो धर्मजयगढ़ में लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 10:30 बजे अधिकारियों की बैठक लेंगे, जानकारी लेंगे, आम लोगों से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद में 1:30 बजे करीबन वो रायपुर लौट आएंगे। जी ठीक है ममता, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की डिलिस्टिंग अभियान चलाए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र में बीजेपी सरकार होने के बाद भी नियम नहीं बना रही है। भारत सरकार अगर आरक्षण के नियम बनाएगी तो राज्य सरकारों को नियम मानना पड़ेगा। बीजेपी को घेरते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति के लिए लड़ाने का काम किया है। भाजपा यदि डीलिस्टिंग की बात करती तो नॉर्थ ईस्ट में उसके जितने भी मुख्यमंत्री हैं इस प्रकार से, उसके बारे में उसको कुछ निर्णय लेना चाहिए। और चूंकि भाजपा यहाँ लोगों को भड़काने का काम कर रही है, उसमें नियम कानून तो भारत सरकार बनाती है। भारत सरकार क्यों नहीं बनाती? सर, आपकी सरकार की रणनीति क्या है? ये तो भारत सरकार के जो नियम है राज्य सरकार को मानना उसकी बाध्यता है। तो यदि ये आरक्षण के नियम है तो भारत सरकार बनाती है, भारत के संविधान के तहत ही संचालित होता है। यदि कोई परिवर्तन करना है तो भारत सरकार करे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट के राजनीतिक कारण से भाई भाई के बीच में लड़ाने का काम ये लोग लगातार कर रहे हैं और मुझे दुख है। यदि इन विषयों पे बात करना है तो सांसद में बात करें। सारे सांसद तो उनके हैं, लोकसभा में बहुमत उनकी है, क्यों नहीं करते? वहाँ यहाँ भेद डाल के आप केवल वोट लेना चाहते हैं। अब खबर रेल यात्रियों से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ से ही खबर है। रेल यात्रियों की परेशानी फिर बढ़ने वाली है क्योंकि 38 ट्रेनें फिर से कैंसिल हो चुकी हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 38 ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं। 6 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। 16 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। प्रभावित ट्रेनों में मेमू पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। मध्य रेल के जबलपुर रेल मंडल के न्यू कटनी जंक्शन में डबलिंग और सिग्नलिंग का काम हो रहा है, जिसके चलते ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। ममता रायपुर से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला छत्तीसगढ़ में है कि थमने का नाम ही नहीं लेता।
बिल्कुल, देखिए 18 जो ट्रेनें हैं रद्द रहेंगी। जबलपुर मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होने के चलते इसे रद्द किया गया है और इसके चलते राजधानी रायपुर से गुजरने वाली करीबन 18 गाड़ियां जो हैं वो प्रभावित रहेंगी। 16 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये पूरा जो इंटरलॉकिंग का जो काम है वो किया जाएगा। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार ट्रेनें रद्द हो रही है और उसके चलते लगातार यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी अगर हम बात करें तो फिर से एक बार दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। अभी आने वाले समय में जो है नवरात्रि का समय है, नवरात्रि में भी लोग यहाँ वहाँ आना जाना करते हैं, सफ़र करते हैं, तो कहीं ना कहीं त्यौहार का सीज़न होता है। तो इसके चलते जो है अब जब ट्रेनें रद्द रहेंगी तो उसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दीपावली भी काफ़ी करीब है, तो लगातार जो ट्रेनें रद्द हो रही है कहीं ना कहीं यात्रियों की मुश्किलें लगातार बनी हुई है, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक से इस तरह की जो जानकारी है वो सामने दी जाती है। लोगों के अपने शेड्यूल तय होते हैं, चाहे वो हेल्थ इशू को लेकर हो, कोई ज़रूरी काम हो, चाहे रूटीन का काम हो, लेकिन इस तरह की जो ट्रेनें रद्द होती हैं उससे मुश्किलें काफ़ी हो जाती हैं। पहले भी हम लगातार देख रहे हैं, करीबन फरवरी से इस तरह की स्थिति शुरू हुई है। चाहे उस समय ये था कि कोयले की कमी को पूरा करने के लिए ट्रेनें रद्द की गई थी, उसके बाद में टुकड़े टुकड़े में कभी कहीं कुछ सुधार किया जा रहा है, कभी कुछ कहीं सुधार किया जा रहा है। लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें तो इस तरह की स्थिति कभी देखी नहीं गई जिस तरह से इस बार जो है, इस साल जो ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। जी ठीक है ममता, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। भिलाई से बड़ी खबर, कपड़ा दुकान में भीषण आग लग गई। 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी है। सूचना के घंटों बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर नहीं पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। भिलाई से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कपड़ा दुकान में भीषण आग लगी है। 3 मंजिला बिल्डिंग में ये आग लगी है और सूचना के बाद भी घंटों बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और आग से लाखों का नुकसान हो चुका है। मुंगेली से खबर है, नहर में गिरी कार और कार में सवार थे 3 युवक। शराब के नशे में कार युवक चला रहे थे, ये जानकारी मिली है। खराब सड़कों के चलते दुर्घटना हुई। कार में फंसे युवकों की बाल बाल जान बची। लोरमी के सराय पतीरा नहर की घटना। मुंगेली से बड़ी खबर है, जहां पर एक कार नहर में जा गिरी। कार में 3 युवक सवार थे। बताया जाता है कि शराब के नशे में कार चलाई जा रही थी और यह भी बताया जाता है कि खराब सड़क की वजह से ये दुर्घटना हुई है। कार में फंसे युवकों की जान बाल बाल बची है। लोरमी के सराय पतेरा नहर की घटना। मुंगेली में कार नहर में जा गिरी। कार में 3 युवक सवार थे जो कि शराब के नशे में कार चला रहे थे। वहीं बीजापुर में सभी स्वास्थ्य कर्मियों के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। 3 नदियों को पार कर दुर्गम गांव में पहुंची है स्वास्थ्य विभाग की टीम कोविड का टीका लगाने के लिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम गर्दन से नीचे तक डूबकर नदी को पार किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गर्दन तक पानी में डूबकर जान जोखिम में डालकर वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम किस तरीके से नदी को पार करते हुए गांव-गांव पहुंच रही है और लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। बरूड बाका, लिंगापुर और दिलांग कांकेर में ये वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है स्वास्थ्य कर्मियों का। और ये तस्वीरें देखकर सभी स्वास्थ्य कर्मियों के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। 3 नदियों को, जी हां, 3 नदियों को पार कर दुर्गम गांवों तक इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है। मकसद है कि हर एक इंसान को, हर एक शख्स को टीका जरूर लगे।
गर्दन तक पानी में डूबे हुए हैं स्वास्थ्यकर्मी, लेकिन जज्बा आप देख सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, जान जोखिम में डालकर भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए स्वास्थ्यकर्मी नजर आए हैं बीजापुर में। आगे बढ़ेंगे। नक्सलियों ने 13 से 20 सितंबर तक शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान कर दिया है, जिसे देखते हुए रेलवे ने जगदलपुर रूट से होकर चलने वाली ट्रेनों के परिचालन में बदलाव कर दिया। किरंदुल से विशाखापट्टनम तक चलने वाली दोनों ट्रेनों को दंतेवाड़ा में रोकने का फैसला लिया गया है। दंतेवाड़ा में पैसेंजर ट्रेन को रोके जाने से बेलाडीला और किरंदुल तक जाने वाली यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उधर बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राजपी ने कहा है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में कैंप खुलने की वजह से शहीदी सप्ताह का असर बहुत कम हुआ है, जो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। साल में 3-4 ऐसा अवसर है जहां पर रेलवे द्वारा यात्री गाड़ी को मात्र दंतेवाड़ा तक संचालित की जाती है, फिर उसके बाद फिर पुनः सुरक्षा आंकलन करके यात्री गाड़ी को संचालन का पुनः निर्णय ली जाती है। ये सुरक्षा का ध्यान में रखकर ये निर्णय विगत वर्षों में की जा रही थे, लेकिन जिस तरीके से वर्तमान में जो सुरक्षा का परिदृश्य उस इलाके में जो सुधरते जा रहा है, आने वाले समय में हमारा प्रयास ये रहेगा इन दिवस में भी लगातार यात्री वाहन को भी किरंदुल तक संचालित करने के लिए रेलवे से संपर्क करके उसका आगे का कार्रवाई हम लोग विचार कर रहे हैं। वहीं एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जम्मू कश्मीर में मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया था। बंधक बनाने का मामला है जांजगीर चांपा के 90 मजदूरों को बंधक बनाने का मामला है। न्यूज 18 ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था और खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। सभी लोगों को छत्तीसगढ़ लाया अब जाएगा। पुलिस और स्थानीय टीम मौके पर पहुंची है। आज सुबह मजदूरों को बस से छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। ईंट भट्टे में 21 परिवार के 90 सदस्य बंधुआ मजदूरी कर रहे थे और मजदूरों ने वीडियो जारी करते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में कई जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जनजातीय मामलों में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में 12 समुदायों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 12 जातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल कराने के प्रदेश सरकार के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर छत्तीसगढ़ की कई जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह उन्होंने किया। बीजेपी ने केंद्र सरकार की घोषणा का स्वागत किया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए और एक बड़ा इसमें कई जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने का भी था और इस प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। छत्तीसगढ़ में 12 समुदायों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। ये समय पितृपक्ष का चल रहा है, जो पक्ष जिसमें मनुष्य अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी तृप्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध आदि कर्म करते हैं। मान्यता ये भी है कि श्राद्ध कर्म में कौवों का काफी महत्व है, लेकिन ये पक्षी अब खोजे भी नहीं मिलता और ऐसे समय में हम आपको लिए चलते हैं रायपुर के ऐसे स्थान जहां आप बुलाइए और कौवा चला आता है। देखिए रिपोर्ट। कौवा बोल रहा है, आज कौन आएगा? आज मौसी आएगी, मौसी कचौड़ी लाएगी। कक्षा पहली में औ की मात्रा का ज्ञान कराने वाला ये पाठ बहुतों को याद होगा, लेकिन मात्रा का ज्ञान कराने वाला ये पाठ सहजता से प्रकृति और संबंधों को बाल मन से भी जोड़ गया। और यही वजह है कि आज भी
छत पर बैठे कौवे की कांव कांव आगंतुक के आने की पूर्व सूचना लोग मानते हैं। लेकिन अब कहां, न तो कौवे नजर आते हैं और न ही उनकी आवाज सुनाई आती है। भले ही रोजमर्रा की जिंदगी में इस बात पर हमारा ध्यान ना जाए, लेकिन 16 दिनों के पितृपक्ष के आते ही एक बार फिर इनकी खोजबीन और फिक्र शुरू हो जाती है। तो अगर आप भी इसी समस्या से परेशान हैं तो आपको बगैर देरी किए रायपुर के बूढ़ा तालाब पहुंच जाना चाहिए। आओ 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 आ आ आओ आओ आ पितृपक्ष 25 सितंबर तक चलेगा। मान्यता है कि कौवे यानी कि काग के रूप में पितर आते हैं और तृप्त हो आशीर्वाद देकर जाते हैं, या फिर कौवे को भोजन देने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं। यहीं पे दिखते हैं, यहाँ पे पिता पक्ष के कारण ऐसे होता है बस, और कोई कारण नहीं। मुझे पक्षियों से बहुत प्यार है। ये राम जी का आशीष है जयंत को। जयंत जो इंद्र के पुत्र हैं, उन्होंने कौवे का रूप धारण करके जब चोंच से प्रहार किया माता के, सीता माता के पैरों में, तो भगवान ने उसे तिनके का प्रहार किया और जिससे उसकी कांख फूट गई। फिर उसने भगवान राम की स्तुति की जयंत ने, और जिससे भगवान प्रसन्न होकर भगवान ने वो आशीष दिया है कि तुम्हारे भोजन कराने से संसार के सारे पितर तृप्त होंगे। इसलिए लोग अपने पितरों के रूप में कौवे को देखते हैं और ये मान लेते हैं कि हमने कौवों को भोजन कराया तो पितरों को भोजन हो गया। कौवे आज दुर्लभ हो चुके हैं। कोई कहता है ये शिफ्ट हो गए, कोई इन्हें विलुप्त बताता है। लेकिन पितृपक्ष आते ही हमें कौवा फिर याद आता है, पर हम भूल जाते हैं कि आगंतुक के आने की खबर भी तो यही लाता है। ऐसे में बस यही अपील कि कौवों को भोजन कराने के लिए बूढ़ा तालाब बेशक जाएं, लेकिन ऐसी व्यवस्था भी बनाएं कि कौवे आपकी छत तक भी आएं। आज भी जो कौवा है वो हमारे रायपुर में है और पितृपक्ष में इस कौवे को बिल्कुल आकर के आप खिला सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जब भी आप बुलाएंगे कौवे को, जब भी आप कुछ खिलाना चाहे तो ये यहाँ पर आएंगे और बाकायदा वो खाते हैं और हाथ से भी खाते हैं। बस ये है कि आप इन्हें डराएं नहीं, आप इन्हें किसी तरह से तंग ना करें। तो ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा जो कौवा है, और अभी चूँकि पितृपक्ष चल रहा है तो ऐसे में कौवे का अपना अलग ही महत्व है। ये माना जाता है कि हमारे पूर्वज बनकर ये आते हैं और इन्हीं कौवों को हम अपने पूर्वज समझकर पितृपक्ष में श्राद्ध के समय, श्राद्ध पक्ष के समय उन्हें दाना पानी देकर खिलाते हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर।